अनुशीलन यूट्यूब चैनल पर मैं अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। इस बार हम आप लोगों के समक्ष थोड़ा विलम्ब से रूबरू हुए हैं। उसका कारण थोड़ा गला का कम ठीक होना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी। आज हम अपने श्रोताओं का ध्यान एक ऐसी समस्या की ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं जिसका संबंध समाज और राज्य दोनों से। वो समस्या है क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड। अपराध से मिलता जुलता एक अन्य शब्द है, एक अन्य अवधारणा है पाप, सिन। पाप क्या है? पाप या वाइस जिसको कहते हैं। पाप ईश्वरीय आदेशों के विरुद्ध या धर्मशास्त्रीय मान्यताओं के विरुद्ध, धर्म ग्रंथों के विरुद्ध किए गए मनुष्य के वह आचरण हैं जिनकी हमारी परंपराएं, हमारे शास्त्र या ईश्वरीय संदेश आज्ञा नहीं देते। उनको पाप कहा जाता है। इनका महत्व इस दृश्य भी था कि पहले लोग पाप के डर से कोई गलत काम नहीं करते थे। अब पाप की अवधारणा बड़ी सब्जेक्टिव है, भिन्न धर्मों में अपने अपने अनुसार अलग अलग है। लेकिन आज जिस समस्या की ओर हम आप पर का ध्यान ज़्यादा आकर्षित करना चाह रहे हैं वो है अपराध। अपराध क्या है? पाप तो धर्म के विरुद्ध किए गए आचरण हैं। अपराध समाज के विरुद्ध किए गए वह जुर्म हैं जो राज्य के कानूनों के विरुद्ध, जिनकी मान्यता, जिस आचरण या जिस कर्म की मान्यता राज्य नहीं देता है, नागरिकों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा किए गए ऐसे जन विरोधी आचरण अपराध की श्रेणी में आते हैं। और अपराध की अवधारणा कोई नई नहीं है, बहुत पहले से है और समाज से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए हमने इस पर विचार करना चाहा और विगत समय में, विगत कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि अपराधों की संख्या में थोड़ा वृद्धि हुई। जैसे छिनैती, चलती हुई महिलाओं के, पुरुषों के मोबाइल छीन लेना, चेन छीन लेना या अन्य चीज़ों का, मोटरसाइकिल छीन लेना, ये घटनाएं इधर बढ़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त अभी बर्निंग प्रॉब्लम है। बंगाल में एक अस्पताल में एक महिला की रेप के बाद हत्या कर दी थी, जिस पर पूरे देश में बड़ा आंदोलन मचा हुआ है। पहले जो अपराध थे वो कुछ संगठित गिरोहों के द्वारा किए जाते थे। अपराध की कितनी श्रेणियां होगी, कितने प्रकार के अपराध हो सकते हैं, इस पर बहुत एग्जैक्ट विमर्श करना या उसको कई कैटेगरी में विश्लेषण करके बांट देना बहुत सरल नहीं। क्योंकि अपराध के अनेक कारण, पहले भी अपराध होते थे। आपने अनेक डकैतों का नाम सुना होगा। कुछ अपराध सामाजिक और आर्थिक कारणों से होते थे। हमने अपनी बाल्यावस्था में ये सुना था कि एक डाकू था सुल्तान सिंह, जो बिजनौर के नजीबाबाद की घटना है। अंग्रेज़ों के पीरियड में करीब 1920 से 24 के बीच में ऐसा माना जाता है कि सुल्तान सिंह का बहुत ताल्का मचा हुआ था। और उसका कारण क्या था? अपराधों के कुछ कारण होते हैं, कभी छोटे कारण बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि डाकू सुल्तान ने एक मुर्गा चुराया था और इस पर उसकी मां ने इसको शाबाशी दिया था, जिसके कारण छोटी चोरी से लेकर के वो बहुत बड़ा डकैत हुआ। तो यहाँ पर परिवार के लोगों का अच्छे संस्कार न देना बच्चों को कभी कभी बहुत भयानक रूप धारण करता है। इसी प्रकार से डाकू मान सिंह की बात आती है
ऐसा माना जाता है कि डाकू मान सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में या उनके प्रभाव से आत्मसमर्पण किया था। अभी कुछ दिनों की बात है, बड़ा चर्चित केस है फूलन देवी का, बामई हत्याकांड, जिसने 22 लोगों की हत्या कर दिया था और बाद में वो बीहड़ों में गई, फिर उनको किसी पार्टी ने, राजनीतिक दल ने टिकट भी दिया, वो सांसद बनी, बाद में उसकी भी मर्डर हो गई। सुल्तानपुर पहले था, अब अमेठी जिला हो गया है, वहाँ का एक बरसाती डाकू था जिसके भाई की हत्या की गई। उसका बदला लेने के लिए उसने हत्याएं की और फिर डकैत बन गया। 1976 में बरसाती की भी हत्या हुई। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये पहले संगठित गिरोह डकैतों का होता था। चंबल के बीहड़ों का नाम सुना होगा, वहाँ डकैत रहते थे, जाते थे। आज जो डकैती और लूट का स्वरूप है वो बदल गया। आज आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बढ़ गया है। आप अकाउंट से पैसा ले रहे हैं बिना डकैती के। तो अपराधों के उन्मूलन से पहले, दूर करने से पहले हमें उसके तह में जाना पड़ेगा, उसके कारणों को देखना पड़ेगा। तो अपराध एक सामाजिक बीमारी है। इसके कई कारण, कोई एक कारण नहीं है। जैसे बता, सामाजिक और आर्थिक कारण। समाज की सामंती सोच, आर्थिक तंगी, रूल ऑफ लॉ का ठीक से पालन न होना भी अपराध को बढ़ावा देता है। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई जुर्म होता है और उस जुर्म के लिए सज़ा दिलाने के लिए, दंड देने के लिए संबंधित विभागों में संपर्क करता है और उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तो तमाम लोग तो बैठ जाते हैं चुपचाप, मजबूरी में। कुछ उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने बरसाती डाकू की चर्चा किया, फूलन देवी की चर्चा किया, बामई कांड, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर अपराधों के कारण समाज की सामंतवादी मानसिकता, शोषण और आर्थिक परिस्थितियाँ, समाज के कुछ वर्गों के द्वारा कभी कभी अन्याय किया जाता है। भाई कहा जाता पहले जमींदार लोग करते थे, आज उसका स्वरूप बदल गया है, जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन दूसरा रूप आ गया है। कुछ अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति अपराधियों का अभयारण्य है। अपराधी राजनीति से जुड़ता है जब, तो राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। अपराधी का राजनीतिकरण नहीं हो पाता है, बल्कि उसके अपराध करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो इसका राजनीति पर दुष्प्रभाव पड़ता है और राजनीति कोई भला आदमी फिर जाना नहीं चाहता है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों से निपटना पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण करने वाले जो लोग हैं, अगर वो अपराधियों को प्रश्रय देते हैं तो पुलिस की बड़ी मजबूरियाँ होती हैं और उनको अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं ऐसे अपराधियों से निपटने में। तो एक तो अपराधों के कारण राजनीतिक है, दूसरा अपराधों का एक मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि मनुष्य की दमित सेक्सुअल डिजायर्स, यौन इच्छाएं कुंठा पैदा करती हैं। इस संबंध में हमने इसके पहले भी फ्राइड की चर्चा किया था एक वीडियो में। फ्राइड ने माना था कि मनुष्य की जो सेक्सुअल डिजायर्स है, जब वो पूरी नहीं होती तो उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। मनुष्य के व्यवहार का केवल 1/10 भाग यानी 10वां अंश बाहर दिखाई पड़ता है। यानी मनुष्य के आंतरिक चिंतन का, आंतरिक सोच का 90% हिस्सा छिपा रह जाता है। और इसकी तुलना दी एक बर्फ़ के टुकड़े से। जैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा जल के ऊपर तैरता रहता है तो उसका ऊपरी अंश जो 10वां अंश होता है वही दिखाई पड़ता है, उसका 90% भाग छिपा रहता है।
वैसे ही मनुष्य के सोच का, समझ का, व्यवहार का केवल 10% भाग हमें दिखाई पड़ता है, शेष हमसे छिपा रहता है। ये है जो दमित इच्छाएं, चाहे वो इच्छा धन की लालसा हो, चाहे वो लेट मैरिजेज के कारण सेक्सुअल डिजायर का फुलफिल न होना हो, यौन कुंठाएं, ये मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। और जब दमित इच्छाएं अपना अवसर पाती हैं तो कभी कभी उसके कारण अपराध हो जाता है। कुछ लोग साइकोटिक होते हैं, मनोरोगी होते हैं, उन मनोरोगों के कारण भी अपराध होते हैं। तो अपराध का एक तो संगठित रूप है, सामाजिक और आर्थिक कारण है, राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है। अपराध के प्रारूप में भी अंतर आया है। पहले तो ऑर्गेनाइज्ड डकैत होते थे, लूटमार होती थी, राजनी होती थी। अब साइबर क्राइम है, लोगों के अकाउंट से पैसा उनको चकमा दे करके, विफूल करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लाभ और हानि दोनों हो रहे हैं। तो ये मैंने चर्चा किया कि अपराधों का कोई एक कारण नहीं है, अपराधों के अनेक कारण हैं। अब प्रश्न ये है कि इनको दंडित करने के तरीके क्या हैं, अपराधियों को दंड कैसे दिए जाए। हम इस संदर्भ में आपका ध्यान कुछ शास्त्रीय सिद्धांतों की तरफ ले जाना चाहेंगे, जिसमें अपराधों को रोकने में मदद मिलती है। अपराध एक रोग है, एक बीमारी है, और किसी बीमारी की जब तक डायग्नोसिस की जाए तब तक उसका सम्यक उपचार नहीं हो पाता है। परंपरागत रूप से अनेक विचारकों ने, दार्शनिकों ने, और जो अपराध शास्त्र है, क्रिमिनोलॉजी है, उस पर बड़ा रिसर्च हुआ अपराधों पर, और कुछ सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास किया गया अपराध के, जिसमें एक सिद्धांत है, कहते हैं प्रतिकारात्मक सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, अपराध का प्रतिकारात्मक सिद्धांत। इसका मूल जो सिद्धांत ये है कि अपराधी को उसके अपराध करने के अनुपात में दंड देना पड़ता है, या अपराधी को उस अनुपात में दंड देना चाहिए जिस अनुपात उसने अपराध किया हो, छोटा या बड़ा। दंड देने का लक्ष्य यहाँ लोगों को अपराध करने से रोकना नहीं है, बल्कि अपराधी द्वारा कानून का जो उल्लंघन हुआ है, इसलिए कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत उसे दंड भुगतना पड़ता है। हमारा उद्देश्य अपराधी को साधन बनाना नहीं है कि हम उसको दूसरे लोगों को अपराध करने से मना करने के लिए साधन बनाना। अपराधी को अपराध करने से रोकने के स्थान पर यह कहा जाता है कि चूंकि अपराधी ने कानून का उल्लंघन किया, इसलिए अपराध उस अपराधी के लिए एक प्रकार से नकारात्मक पुरस्कार है, नेगेटिव व्यवहार है। आपने अपराध किया है, इसलिए आपको दंड मिलेगा। और इसके दो रूप बनाए जाते हैं। एक तो कहा गया कि इसके दो रूप है, एक तो हार्ड है, बहुत टफ, और दूसरा सॉफ्ट। एक बड़ा सूत्र है इसका, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत। आपने जितना बड़ा अपराध किया है उसी अनुपात में आपको दंड दिया जाएगा, कोई कंप्रोमाइज इस पर नहीं। अगर आपने किसी की हत्या किया है तो आपको मृत्युदंड मिलना चाहिए, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ विचारकों ने इसमें थोड़ा संशोधन किया, कहा कि नहीं, अपराध की परिस्थितियों को देखना जरूरी, किस सिचुएशन में
कोई किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो इसलिए दंड का रूप देश, काल, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार हल्का किया जा सकता है, थोड़ा लाइट किया जा सकता है, कम दंड भी दिया जा सकता है। क्योंकि अपराध का साठ रूप, शांत स्वरूप, यानी अपराध की परिस्थितियों का आकलन करके ही दंड देना चाहिए। तो मुझे इन दोनों में बेटर लगता है। और दुनिया के, पश्चिम के जो इतने भी बड़े विचारक रहे हैं, जैसे कांट, हेगल, टी.एच. ग्रीन, ये सब इसी सिद्धांत को मानने वाले रहे। दूसरा सिद्धांत है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इसको कहते हैं निवर्तनवादी सिद्धांत। यानी अपराधी को दंड इसलिए दिया जाता है ताकि अन्य लोगों को अपराध करने से रोका जा सके, एक उसको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, अन्य लोग डरे अपराध करने से। इसका एक जज ने एक अपराधी को चोरी की सज़ा देते समय यह कहा, तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंडित नहीं किया गया है, बल्कि इसलिए भेड़ों की चोरी न हो। भेड़ों की चोरी हुई तो यदि भेड़ के चोर को दंड न दिया जाए तो भेड़ के चोरी करने की प्रवृत्ति अन्य लोगों में बढ़ेगी, और जब कोई व्यक्ति तुरंत ही सप्रेस कर दिया जाएगा, दंडित कर दिया जाएगा, तो उसके दंड के भय से अन्य लोगों में चोरी करने की प्रवृत्ति रुकेगी। यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ तो व्यक्ति को, अपराधी को दूसरे लोगों को अपराध रोकने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए दंड सिद्धांत बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी दंड तो देना पड़ता है। उस पर थोड़ा आएंगे भी हम कि दंड को रोकने के लिए दो उपाय करने पड़ेंगे, एक शॉर्ट टर्म मेजरमेंट और एक लॉन्ग टर्म मेजरमेंट, एक तात्कालिक उपाय और एक लंबे समय तक के उपाय जो दीर्घकालीन होंगे। क्योंकि वह शासन व्यवस्था ही, वह राज्य व्यवस्था ही प्रामाणिक मानी जाती है, आदर्श मानी जाती है, जहाँ पर गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के डरे और सज्जन लोग शांतपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक विचरण करते हैं। जब अच्छा राज्य आता है तो दुष्टों का उद्यम, बदमाशों की जो गैर कानूनी आचरण है उन पर लगाम लगती है। गोस्वामी तुलसीदास ने एक प्रकरण में लिखा है किष्किंधा कांड में कि अर्क जवास पात बिनु भयऊ जिम सुराज खल उद्यम दे। अर्क जवास, जब वर्षा का पहला पानी पड़ता है तो एक पौधा होता है, वो उसके पत्ते सब गिर जाते हैं। वैसे ही जब सुराज होता है, गुड गवर्नमेंट, गुड पुलिसिंग, अच्छी पुलिसिंग जब होती है, अच्छा राज्य आता है, गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस होती है, तो दुष्टों का जो उद्यम है, जो आपराधिक प्रवृत्ति है, उनके जो धंधे हैं, काला बाजारी है, चोरी है, डकैती है, राजनी है, ये बंद हो जाता है। यही अच्छे शासन की पहचान है। सुशासन और अच्छी पुलिसिंग, गुड पुलिसिंग एंड गुड गवर्नेंस का ही लक्षण है। जिम सुराज खल उद्यम गई, सुराज में खलों का, दुष्टों का धंधा बंद हो जाता है। तो जितने भी महान विचारक, चाहे कौटिल्य भारत में, उन्होंने दंड नीति को बहुत प्रमुख स्थान दिया है, राज्य शास्त्र को। और राज्य का सबसे प्रमुख कार्य कानून की स्थापना करना है, शांति की स्थापना करना है, जिसके दंड विधान आवश्यक है। तात्कालिक क्राइम को दूर करने के दंड ही देना पड़ता है। शुक्र नीति में भी यही बात कही गई है। पश्चिम में मैकियावेली, यहाँ तक कि अरस्तु ने पॉलिटी को, राजनीति को, दंड नीति को सारे शास्त्रों का मास्टर कहा है, सारे शास्त्रों को सिरमौर कहा है, मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस। इन्हें दंड नीति और
अपराधियों का नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, यह राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। इसलिए तात्कालिक उपाय यही है कि अपराधियों में अपराध के प्रति भय पैदा किया जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए, इनको मारकर बंद किया जाए नियम कानून के तहत। ये तात्कालिक उपाय अपराधियों को ठीक करने के लिए। लेकिन वास्तविक अपराध का नियंत्रण, वास्तविक रूप में अपराध का लॉन्ग टाइम जो योजना होती है, वो बड़ी चीज़ है। उसमें आज की जो थियरी आई है वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसमें पहले आप लंबे समय तक के अपराधों को दूर करने के लिए लॉन्ग कार्य योजना बनाने के लिए एक तो अपराधों का कारण समझिए। अपराधों के कारण पर बहुत रिसर्च हो रही है और अनेक शास्त्र आए हैं। एक शास्त्र है अपराध मानव विज्ञान, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, तो कहते हैं हिंदी में अपराध मानव शास्त्र। इस दृश्य अपराध एक मनोरोग है। ऐसे अपराधियों की नैतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काउंसलिंग करानी चाहिए जो कि किसी रोग के कारण अपराध से करते हैं। उसके लिए जेल से ज़्यादा उपयोगी है अस्पताल, पागल खाने, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां इनका इलाज किया जा सके, सुधारशालाएँ। इसलिए आजकल कारागार को भी सुधारगृह कहने लगे। एक रोग होता है जिसको कहते हैं क्लेप्रोमेनिया, हिंदी में कहते हैं चौर्योन्माद, चोरी करने का रोग। क्लेप्रोमेनिया ऐसी बीमारी है जहां जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है उसको चोरी करने की आदत पड़ जाती है, वो बिना चोरी किए रह ही नहीं सकता। जैसे स्मैकिया, जो स्मैक्स लेते हैं, हीरोइन की तस्करी करते हैं, वो ऐसे नशे के आदी हो जाते हैं कि जब तक उसको छुड़ाएंगे नहीं तो उसके लिए जो भी करना पड़ेगा ऐसा क्राइम करना नहीं। ऐसे ही एक रोग है चौर्योन्माद, चोरी करने का उन्माद। यद्यपि ऐसे रोगियों को, ऐसे अपराधियों को जो रोग से ग्रस्त है, रुग्ण मानसिकता से ग्रस्त है, साइकोटिक है, उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इलाज कराकर उनको ठीक किया जा सकता है। जैसे पागलों के बारे में कहा जाता है, पहले पागलों के बारे में धारणा ये थी कि पागलपन एक पाप है, ईश्वर ने ऐसे पापियों को दंडित करने के लिए पागल बनाया है। लेकिन धीरे धीरे मेडिकल साइंस में रिसर्च हुई तो मानने लगा पागलपन एक रोग है, चाहे वो चौर्योन्माद हो, चाहे सेक्सुअल रोग हो, मतलब जिसको कहते हैं कि फ्राइड ने जो कहा कुंठित इच्छाएँ हों, तो इनको चेतना के लेवल पर ला करके, जो उनकी सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में छिपे हुए हैं, उनको चेतना के स्तर पर ला करके, समझा करके, उनका इलाज करके, काउंसलिंग करके, साइकोलॉजिकल, इथिकल, उनकी परामर्शदात्री व्यवस्था करके इनको दूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ अपराधों के कारण रोग हो सकते हैं, लेकिन सारे अपराध रोग के कारण नहीं होते। तमाम लोग जानबूझकर अपराध करते हैं, प्लानिंग के तहत अपराध करते हैं। ऐसे अपराधों के लिए सुधार से ज़्यादा दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार से एक है क्रिमिनल सोशियोलॉजी, जो कहते हैं समाज अपराध समाज विज्ञान, या अपराध का जो सामाजिक विज्ञान है। जैसे भी हमने चर्चा किया था, अनेक अपराधों के कारण समाज की परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, असमानताएं, भ्रष्टाचार, कानून के शासन को ठीक से लागू न करना, भेदभाव, कुसंयोजन, कुपोषण आदि, जिन कुछ डकैतों को हमने चर्चा किया हमने, तो सुल्ताना डाकू, बरसाती डाकू, फूलन देवी डाकू, मान सिंह, ऐसे अनेक पहले डकैत पैदा हुए और आज भी बहुत नामी भले न हो, लेकिन तमाम ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं, सबका नाम लेना ठीक नहीं है। जो वर्तमान में गिरोह है उनका नाम लेना ठीक नहीं है। आज भी ये लोग जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ, अनेक लोग इनकाउंटर किए गए, मारे गए, वो भी अपराधी थे। तो सरकार ने कुछ कार्य योजनाएं बनाई अपराधियों को सुधारने के लिए। चंबल घाटी के कुछ अपराधी, कुछ डकैत को जीविकोपार्जन साधन उपलब्ध कराए गए सरकार के द्वारा, और इस रिफॉर्मेटिव थ्योरी के तहत
उनको सजाएं माफ़ भी की गई या कम की गई और उनको एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का एक अवसर दिया गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपराधी बनने में उसको मज़ा आती है। डकैतों की ऐसे अपराधियों जो छिपे दौड़ भाग रहे हैं, बीहड़ बीहड़, जंगल जंगल, या वैसे ही शहरों में किसी घर में छिपे हुए हैं, कहीं छिपे हुए हैं, उनका जीवन हमेशा त्रासदी से ग्रस्त रहता है, उनको सुख और शांति नहीं मिल सकती। तो परिस्थिति जन्य जो अपराध हो, ऐसे अपराधियों को जिनको सुधारने की कोई संभावना हो, उनको सुधारा जा सकता है। प्राचीन काल में ऐसे अपराधी हुए। वाल्मीकि का नाम सुना होगा। वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं, ऐसा कहा जाता है कि पहले राजनी करते थे, डकैती करते थे, लेकिन हृदय परिवर्तन हुआ। उनको कुछ साधु मिले, उनको इन्होंने राजनी करना चाहा तो उन्होंने पूछा कि ये किसके लिए आप कर रहे हैं राजनी? तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार के लिए। साधुओं ने कहा कि आप अपने परिवार के लिए राजनी कर रहे हैं, क्या आप परिवार के लोग इसका दंड भोगेंगे? भगवान क्या जवाब जाएंगे? अपने परिवार से वाल्मीकि पूछने गए, उन लोगों ने कहा भाई हम कैसे करेंगे, हमने कहा है कि आपको डकैती करनी। तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वाल्मीकि कहा गया उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। और राम राम नहीं कह पाते थे तो उन्होंने मरा मरा कहना शुरू किया, ऐसा कहा जाता है। उल्टा नाम राम का जपे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वाल्मीकि डकैत से बहुत बड़े महारथ बने, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। बुद्ध के समय में अंगुलीमाल नाम का एक डकैत था। अंगुलीमाल जो लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों को मारना पहनता था, लेकिन बुद्ध के द्वारा प्रभावित होकर के, बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर के उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो भी छोड़ दिया डकैती। तो जहाँ पर सुधार की गुंजाइश हो, वहाँ पर तो हम समझते हैं कि अपराधियों को सुधरने का अवसर देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ लोगों की चेतना, नैतिक चेतना मर चुकी है, या अपनी नैतिक आवाज़ को आप जब कोई पाप या अपराध करने चलते हैं तो इनर कॉन्शियस बता देती है कि अच्छा नहीं। लेकिन जो शातिर दिमाग के लोग हैं, जिन्होंने अपनी नैतिक चेतना को मार दिया है, उस आवाज़ को अनसुनी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को बिना दंड दिए हुए मैं नहीं समझता हूँ उनका सुधार हो सकता है। लेकिन जरूर है कि अपराध केवल दंड देने से नहीं रुकेगा। तात्कालिक रूप से अपराध रोक सकते हैं आप, जब तक जनता में नैतिक बल न हो, उनके आचरण में स्वतः स्फूर्त कानूनों के पर सम्मान न हो, तब तक अपराध को रोकना सरल नहीं। और इसके लिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वहीं शुरू करना पड़ेगा। और शिक्षा का मतलब ऐसा नहीं कि अशिक्षित लोग ही अपराध कर रहे हैं। अनेक प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार पकड़े गए, जिनको जो जीएस में इथिक्स का पेपर आता है, आईएएस में भी है, पीसीएस में भी है, एक पेपर आता है इथिक्स का और क्या बोलते हैं सत्यनिष्ठा का। उन पेपरों में ऐसे लोगों को अच्छा नंबर मिला और क्राइम पकड़े गए, अपराध पकड़े गए, भ्रष्टाचार पकड़े गए। तो शिक्षा का केवल सैद्धांतिक पक्ष नहीं, जब तक व्यावहारिक शिक्षा नहीं। व्यावहारिक शिक्षा कैसे आएगी? व्यावहारिक शिक्षा आएगी परिवार से, विद्यालयों से, समाज से। यदि माता पिता, भाई बंधु समाज में जो रहते हैं वो अपने बच्चों को प्रारंभ से ही अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो कैसे वो अच्छे नागरिक बनेंगे? गोस्वामी जी ने लिखा है कि माता पिता बालकन बुलावें, उदर भरे सोई नीक सिखाए। जब शुरू से आपने धूर्तता को सिखाया, बेईमानी सिखाया, तो कैसे सदाचारी बनेंगे? पहले दादा दादी के लिए संयुक्त परिवार होते थे। पंचतंत्र की, हितोपदेश की कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी जो पशुओं पक्षियों के माध्यम से नसीहत दी जाती थी, बच्चों को उसका ज्ञान कराया जाता था। आज मैं समझता हूँ लोगों के पास समय नहीं है, परिवारों का स्वरूप बदल गया है, संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है, वो कहानियाँ कहाँ सुनाई जाती हैं? शिवाजी ने ये लिखा है, कहा है कि मैं आज वही हूँ जो मेरी वीर माता जीजाबाई ने कहा, आई एम व्हाट माई मदर मेड मी।
गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। महिलाओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। अगर माताएं अच्छी होंगी तो उनके बच्चे अपराधी नहीं बनेंगे। माता पिता और विद्यालय में शिक्षकों का आचरण, एक होती व्यावहारिक शिक्षा। व्यावहारिक शिक्षा बालक या मनुष्य अपने आदर्श व्यक्ति से सीखता है, चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी हो, भाई बंधु हो, शिक्षक हो, नात बात रिश्तेदार हो, उन्हीं से तो अच्छा सीखेंगे आप। तो व्यावहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? परिवार से शुरू होगी। विद्यालयों में ऐसे सच्चरित्र अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। ज्ञान के साथ साथ उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक अध्यापक का चरित्रवान होना आवश्यक। अगर कहा जाए हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो अनेक समस्याएं, अनेक बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। पर्यावरण की समस्या है, आर्थिक समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन प्रमुख समस्या है राष्ट्रीय चरित्र का पतन, डाउनफॉल ऑफ नेशनल कैरेक्टर। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हम अपने श्रोताओं से ये अनुरोध करेंगे कि आज भारत एक दुनिया का बहुत स्वस्थ और बड़ा लोकतंत्र है। अनेक राजनीतिक दल आपके पास आते हैं और अपना एजेंडा लेकर आते हैं। वो आपसे मांग करेंगे कि हमको वोट दीजिए, आप वोट देते भी हैं, उनके अनेक घोषणा पत्र होते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर अपराध को लंबे समय से दीर्घकालीन योजना के तहत रोकना है, तो पहली बात ये करें कि हम आपसे केवल दो चीज़ें चाहते हैं। एक तो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य। जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शिक्षा भी नहीं हो पाएगी। हेल्थ एंड एजुकेशन, ये कैसे सरकार मुहैया कराएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, लेकिन हर एक आदमी के पास इतना, इस समय जो व्यवस्था चल रही है, इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है शिक्षा का। तो इसके लिए ये कहना पड़ेगा हमको आपसे। हम राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं, एनी पॉलिटिकल पार्टी। पहली चीज़ होनी चाहिए जो प्रत्याशी हो कि आप हमारे लिए दो समस्याएं हमारे समाज की पूरा करिए। एक तो हमको शिक्षा चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा, क्योंकि अगर बच्चे नहीं शिक्षित होंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरी चीज़ स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम कैसे की कुछ व्यवस्था करिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे आप दौड़ेंगे, सरकारी नौकरियों के लिए अवसर कम है। हमारे यहाँ बेरोजगार ज़्यादा हैं, सरकारी नौकरियाँ सीमित हैं। तो सरकारी नौकरियों में जो अच्छे लोग हों या जिनकी व्यवस्था हो करें, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वावलंबन, तो ऐसी शिक्षा भी दी जाए जहाँ लोग स्वयं अपना कुछ रोजगार सृजित कर सकें। स्किल डेवलपमेंट, सरकार के यहाँ ऐसी नई शिक्षा नीति व्यवस्था भी है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इसके लिए आपके पास आर्थिक स्वावलंबन चाहिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन इसके लिए जागरूक होना चाहिए। तो अपराधों को रोकने का एक तो है शॉर्ट टर्म योजना, शॉर्ट टर्म प्लान, तात्कालिक योजना, जिसमें हमने कहा कि गुड पुलिसिंग, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट क्राइम्स, अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, मुकदमे दर्ज किए जाए, इनको जेल भेजा जाए, और जो सुधरने लायक है सुधार गृहों में भेजा जाए जो मनोरोगी है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक लॉन्ग योजना बनाई जाए, लंबी योजना, दीर्घकालीन योजना, जिसमें शिक्षा व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, इन सब के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे जो सरकार हो, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं हो सकती कि रातों रात अपराध दूर हो। बहुत से अपराध जब होते हैं जहाँ जिसकी गवर्नमेंट होती है वो अपोजिट पार्टी की आलोचना करता है। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्राइम इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू, ए सोशल इशू, मॉरल इशू। इसलिए सारे लोगों को, राजनीतिज्ञों को, चाहे जिस पार्टी के हों, और समाज को, जितने भी
स्वयंसेवी संगठन है, NGOs हैं, शिक्षण संस्थान हैं, संगठित रूप से एक कोऑर्डिनेशन बना करके अपराधों को तात्कालिक रूप से भी दूर करने की ज़रूरत है, तात्कालिक एक्शन लेना और लंबी योजना बनाना जिससे लोगों का सुधार हो, स्वतः स्फूर्त हो। तो मैंने आज इस बिंदु पर चर्चा किया कि इससे बड़ी ज्वलंत समस्या हो गई है क्राइम और पनिशमेंट। हमारी कानून प्रक्रिया ऐसी है कि अपराधियों को दंडित करने में अनेक प्रकार की बाधाएं भी हैं, जैसे मानवाधिकार का उल्लंघन की बात आती है। अपराधियों को मानवाधिकार है, होना भी चाहिए, लेकिन देखना पड़ेगा कि मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए ऐसे लोगों को दंडित कैसे किया जाए। साक्ष्य की जरूरत होती है दंड करने के लिए, दंडित होने के लिए। साक्ष्य को मिटाना भी क्राइम है, लेकिन ऐसा हो रहा है समाज में। तो ये ऐसी समस्या है जो एक दिन में दूर नहीं हो सकती है, लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि राजनीतिक आलोचना प्रत्यालोचना से बच करके समाज को, सभी राजनीतिक दलों को संगठित रूप में अपराधों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले वीडियो फिर आपसे मिलेंगे।